नमस्कार और स्वागत है आपका फाइन लर्निंग के ऊपर। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है अबाउट राइजिंग चाइनाज डेट। जो चाइना का जो डेट है जो दुनिया इग्नोर कर रही है, पर जो चाइना है जिसके अंदर जो ये डेट क्राइसिस बढ़ रहा है, जिसके कारण आगे आने वाले समय में एवर ग्रैंड जो हाल ही में जिसने दुनिया के मार्केट्स को हिला दिया था, उससे भी बड़ा जो क्राइसिस है वो लेकर आ सकता है। उसी क्राइसिस को आज हम समझने का कोशिश करेंगे। जो चाइना का हाई स्पीड रेल है वो किस तरह से उसका जो सिंबल ऑफ ग्रोथ था, अब वो किस तरह से एक डेट क्राइसिस बन चुका है, चाइना के लिए एक डेट ट्रैप बन चुका है। उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 से। चाइना में हाई स्पीड रेल बड़े अच्छे से फैल रहा था। चाइना में हाई स्पीड जो रेल है उसका शुरुआत होता है और शुरुआत में 968 किलोमीटर वुहान से ग्वांगझाओ तक बिछाया जाता है, जो कि अगर इसका एवरेज स्पीड माने तो 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो रेलवे जो ट्रेन है वो इस पटरी पे दौड़ेगी। इस दौरान जो 2009 के आप समय की बात करें, इस दौरान एक और चीज हुआ था, वो था 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसे पूरी दुनिया सफर की थी। पर चाइना अपने इस हाई स्पीड रेल के कारण इस क्राइसिस को भी झेल गया और अपने को एक पॉजिटिव ग्रोथ में रख पाने में कामयाब रहा। चाइना के अलावा कुछ और कंट्रीज जो रही थी वो इंडिया थी और कुछ अदर साउथ एशियन कंट्रीज रही और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी। पर ये बात की टॉपिक है। फिलहाल हमारा फोकस जो है वो चाइना के ऊपर है आज। और चाइना का जो डेट क्राइसिस, जो हाई स्पीड रेल एक वक्त पे जो उसका सेवियर था, आज कैसे उसका क्राइसिस बन चुका है, उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं। तो 2009 में वुहान से ग्वांगझाओ तक बहुत बिजी रूट था। लोगों को आने जाने के लिए या तो प्लेन लेना पड़ता था या कुछ ना कुछ रेलवे लाइन बस वगैरह, उसमें बहुत समय लगता था। प्लेन लेते थे तो बहुत पैसा लगता था। और ये मेनली जो एरिया है ये वर्कर्स क्लास का एरिया है। जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं और वापस अपने घरों पे छुट्टियों में वापस जाना चाहते हैं। पर जो छुट्टियों में इनके जाने के लिए या तो इनके पास साधन बहुत महंगा था, और महंगा नहीं था तो बहुत समय लगने वाला था। अब ऐसे में जो 2008 के क्राइसिस के बाद चाइना के पास जो ऑप्शन आया कि क्यों ना इस क्राइसिस के लिए हम और लेबर फोर्स को जॉब दें, तो कैसे जॉब दें, तो वहां से ये हाई स्पीड रेल का आइडिया निकल के आया। और ये भी देखा गया कि वुहान से ग्वांगझाओ के बीच जो है इस हाई स्पीड रेल का डिमांड है, लोग इसके टिकट भी खरीदेंगे। तो ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ। लोगों को ये आइडिया बड़ा पसंद आया, बोला वाह ये तो बहुत बढ़िया है। और चाइना में ये हाई स्पीड रेल बिछने लगा, जहां भी डिमांड हुआ ये बढ़ने लगा। इसके लिए बड़े बड़े जो जो कर्जे हैं वो उठाए गए और इसका रिटर्न भी आया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्जों की बात थी, इन कर्जों के ऊपर रिटर्न भी आना शुरू हुआ। मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट हुए। चाइना को 2008 की क्राइसिस से निकलने का बहुत बढ़िया मौका मिल गया। कंट्री में हाई स्पीड रेल भी आया और देश में जो क्राइसिस क्रिएट हो रहा था उस क्राइसिस से भी कंट्री निकल पाया। चाइना उस क्राइसिस से बाहर निकल पाया। ट्रैक लेंथ यानी रेलवे आने वाले सालों में 38,000 किलोमीटर तक बिछ चुकी थी। 26% जो कंट्री का जो रेलवे था वो अब हाई स्पीड रेल हो चुका है, हाई स्पीड रेल के तौर पे बिछ चुका है। कुछ ही घंटे लगते हैं यहां से वहां जाने में। चाइना इतना हाई स्पीड रेल में ग्रो कर चुका है। पर क्या ये हाई स्पीड रेल पर्याप्त है? क्या इतने की जरूरत थी? ये जो 38,000 किलोमीटर आया हाई स्पीड रेल, रेलवे लाइन की तो जरूरत है, हर कंट्री को जरूरत है, जितना हो उतना बढ़िया। पर जब आप बात हाई स्पीड रेल की करते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं भाई साहब। चीजें अलग दिखने लगती हैं। क्या अलग दिखती है? उनमें पैसा लगता है और बहुत पैसा लगता है। जो नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स हैं उनके कंपैरिजन बहुत पैसा लगता है। प्लस बना भी लिए बहुत पैसा देके, उसके बाद उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत है। इसीलिए अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप खोजिए कि इन हाई स्पीड रेलवे लाइंस का जो टिकट प्राइस है वो कितना होता है। अब जापान में देखेंगे तो एक साइड टिकट प्राइस है 10,000 12,000, इतना पैसा लगता है। सोचो कि आप यहाँ से दिल्ली का 12,000 दोगे, हाई स्पीड, आपको हाई स्पीड जाना है, आपको फटाक से दिल्ली पहुंचना है, पर क्या 12,000 देंगे या 6,000 भी देंगे इतनी जल्दी के लिए? तो आप सोचिए, अगर आप दे भी दे तो क्या एक मिडिल क्लास जिसको दिल्ली पहुंचना है तो वो बोलेगा कि मैं रात भर नॉर्मल ट्रेन में चला जाऊंगा, हाई स्पीड रेल में जाने की क्या जरूरत है? तो एक तरह से खर्चे वाला चीज है। तो चाइना इतना लंबा बिछा तो दिया, पर क्या ये था ऐसा कि पूरे चाइना को ये जरूरत थी इस हाई स्पीड रेल की? क्या चाइना इतना अमीर कंट्री था या इतना अमीर कंट्री है? जवाब आता है कि आप इसके वर्किंग क्लास को देखिए, जो इसके अंदर जो जो लोग हैं उसके क्लास को देखिए। आप पाते हैं कि मैक्सिमम जो है वो लेबर्स हैं, फैक्ट्रीज में काम करने वाले स्किल्ड या अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर क्लास के लोग हैं। क्या इन लोगों को इतना बड़ा रेलवे लाइन चाहिए? और चाहिए तो किस कीमत पे चाहिए? क्या चाइना उस कीमत पे उनको प्रोवाइड करा पाएगा? ये सारे कुछ सवाल थे और जवाब आगे के जो चाइना के ऑब्सेशन है उसमें मिलता है। वर्ड ही यूज किया गया है ऑब्सेशन, यानी अब जरूरत से ज्यादा कुछ हो चुका है ये हाई स्पीड रेल। एक मैड रश, एक पागलपन हो जाता है शुरू की चाइना के हर हिस्से में रेलवे लाइन बिछा दो। जहां जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछा दो, क्या दिक्कत है, बिछा दो, लोग खरीदेंगे टिकट। इसके चक्कर में उन्होंने इग्नोर किया लो टू जीरो पोटेंशियल। अरे बहुत सी जगहों पे जरूरत ही नहीं है। मान लो यहां से दिल्ली से नोएडा किसी को जाना है, उसके लिए मान लो जरूरत ही नहीं हाई स्पीड रेल का, लोग सिंपल मेट्रो से चले जाएंगे, अपना एक उबर कर लेंगे, कुछ भी ओला कर लेंगे या अपना अपना पर्सनल व्हीकल लेके निकल लेंगे। पर अगर आपकी सरकार करे कि नहीं,
मैं वहां के लिए भी हाई स्पीड रेल दूंगा और आप यूज करिए। चाइना ने कुछ ऐसा ही किया, लोगों को कहा कि यार छोटी से छोटी जगह के लिए भी हाई स्पीड रेल डाल दो, लोग यूज करेंगे। पर क्या पोटेंशियल था? ऐसी छोटी जगहों पे टिकट और कॉस्टली हो जाएगा, छोटे छोटे जगहों पे हाई स्पीड रेल को रुकने का और उसको वापस उस सुपर स्पीड को पकड़ने का भैया खर्च लगता है, और ये खर्च का जो पैसा जो है वो सरकार नहीं उठाएगी, आपके टिकट पे चार्ज करेगी। तो लोगों ने देखा भाई इतना खर्च तो हम ना उठाएंगे इन छोटे डिस्टेंसेस के लिए, या बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पे लोगों को हाई स्पीड रेल नहीं चाहिए था, तो वो थी लो या फिर जीरो पोटेंशियल वाली जगह। पर चाइना में तो भैया मैड रश था, चाइना का ऑब्सेशन बन चुका था हाई स्पीड रेल, पूरी दुनिया को ये दिखा रहा था कि मैं देखो कितना ग्रो कर रहा हूँ एज अ कंट्री, पूरे हिस्से में हमारे हाई स्पीड रेल है। और इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने वहां भी पटरियां बिछाई जहां कैपेसिटी ही नहीं है, आज तक आइडल है, उनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो चाइना की सरकार ने कहा कि ठीक है हम इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, जो प्राइवेट लोग हैं वो अच्छे से चलाएंगे। पर प्राइवेट फर्म्स का क्या डिमांड होता है दोस्त? प्राइवेट फर्म्स का डिमांड होता है प्रॉफिट। तो वो जो हाई स्पीड वाला जो प्रॉफिटेबल रूट है वो तो वो लेंगे, पर जहां पैसेंजर ही नहीं है, जहां डिमांड ही नहीं है, वहां वो क्यों कर देंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, जहां डिमांड है वहां प्राइवेट वालों को देते हैं और जहां डिमांड नहीं है वहां सरकार मैनेज करेगी। तो सरकार या तो उनको बेल आउट करे, यानी सरकार वो सारा खर्चा उठाए, सरकार उसका सारा नुकसान उठाए, या सरकार उसको छोड़ दे, उसको वैसे के वैसा छोड़ दे कि जब इस्तेमाल ही नहीं है तो हम इसको मेंटेन भी नहीं करेंगे, आगे क्यों खर्च करें। पर अगर सरकार वैसे छोड़ती है, उसको अबैंडन करती है, तो बहुत से लोगों का जॉब जाएगा और दुनिया में जाएगी चाइना की इज्जत, और ये चाइना के लिए सबसे बड़ा मैटर हो जाता है। भैया इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई है, अब इसको गवा गवा के कर्ज उठा उठा के मेंटेन करेंगे, पत करेंगे। और इसी चक्कर में आता है चाइना का रेलवे डेट। और इस रेलवे डेट का आप एक एग्जाम्पल इस ग्राफ से देख सकते हैं कि किस तरह से 2015 में चाइना का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो जो उसका जो कॉस्ट है उसके कंपैरिजन ज़्यादा नहीं था, तब ठीक है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इतना ऊंचा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंटरेस्ट पेमेंट और प्रॉफिट में, अगर ठीक से किया जाए तो इसको मैनेज किया जा सकता है। 2016 में देखो भाई साहब क्या हुआ, फिर 2017 में थोड़ा मैनेज हुआ किसी तरह, जब सरकार ने थोड़ी बहुत जो प्राइवेटाइज किया थोड़ा बहुत सेक्टर को, तो थोड़ा बहुत ये मैनेज हुआ। पर प्राइवेटाइज करने के बाद भी इतना बड़ा हिस्सा अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट फ्री में जा रहा है, ये प्रॉफिट वाले हिस्से तो प्रॉफिट में जाएंगे, पर ये तो सरकार को इंटरेस्ट पे करते रहना है। उसके ऊपर आ गया कोरोना, कोरोना ने और डुबोना वाला काम कर दिया। और अगर आप नंबर्स के टर्म में देखें तो चाइना ने जो अपना हाई स्पीड रेल है वो 91% बढ़ा दिया 2015 से 2020 तक। 2000 ग्राफ में अभी आप 2016 2017 इस तरह के नंबर्स को देखें, पर उसके बाद भी जो चाइना में जो मैड रश है रेलवेज के लिए वो कंटिन्यू रहा। फाइनली अब जाकर सरकार ने रोक लगाया है, पर अभी भी, पर तब भी रोक लगा के क्या बना हुआ तो है, चीज़ें तो आइडल पड़ी हुई हैं। और रेमेम्बिन जो आरएमबी जो चाइना का जो करेंसी है उसमें 5.57 जो ट्रिलियन में नंबर है, 5.57 ट्रिलियन आरएमबी जो है, जो चाइना का जो करेंसी है उसमें उनका कर्ज है। डॉलर्स में देखें तो 850 बिलियन डॉलर्स। ये आप एवरग्रैंड के नंबर से कंपेयर करें तो 3 टाइम्स हो जाता है जो वो पे नहीं कर पाया, उससे 3 टाइम बड़ा एक क्राइसिस है। तो अगर ये चाइना पे नहीं करता है तो अलग ही उसके अंदर एक क्राइसिस चलेगा। और ये तो सिर्फ एक रेलवे की बात है, वहां बिल्डिंग्स, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी इस तरह से बने हुए, एवरग्रैंड बस एक एग्जाम्पल रहा, उसके बाद और भी बहुत से ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो बस हैं, हम हैं बस, कोई यूज करे ना करे हम चाइना में बस हैं, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो चाइना आज बहुत बड़े डेट के ऊपर है, बिल्कुल उसे सरकारी कंपनियां हैं, सरकार के बेल आउट पैकेज का उसको हमेशा सपोर्ट है, पर सरकार अगर इस बेल आउट पैकेज को भी रखती है फिर भी वो प्रोजेक्ट जस का जो तस है वो बना रहेगा। और कब तक सरकार उसको सपोर्ट करेगी? या तो सरकार उसको सपोर्ट करती रहे, लोगों को उनका तनख्वाह देती रहे, या तो सरकार उसे बंद करे, बोले अब लॉस नहीं उठाना, धीरे धीरे इसको जो भी पैकेज है इसको सरकार पे करके खत्म करेगी। पर फिर दुनिया में चाइना की इमेज का क्या, जिस नाम पे, जिस हाई स्पीड रेल पे दुनिया ने चाइना में अपना नाम कमाया, क्या उसको वो डूबने देगी? इसी पे सवाल है, इसी पे ये खेल पूरा टिका है कि क्या ये 850 बिलियन डॉलर क्या 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 ट्रिलियन डॉलर बनेगा, कहां तक ये डेट जाएगा, कहां तक चाइनीज सरकार इस डेट को उठाएगी,
और जिस दिन चाइनीज सरकार ने इस डेट को छोड़ा, दुनिया में अगला इकोनॉमिक क्राइसिस तय है। 2008 की तरह ना हो, पर एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस तो तय है। तो चाइना में किस तरह से एक पूरा सिस्टम चल रहा है जो एवरग्रांड से भी बड़ा है, किस तरह से एक डॉगमा है, एक नकली पूरा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, जो हमें ये दिखाता है कि चाइना बहुत ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पर उसके ऊपर भी एक लेयरिंग है, एक डोगमा है, एक क्रिएशन है, जो क्रिएशन बनाया गया है डेट से। डेट यानी वो पैसा जो किसी से उठाया गया है, किसी से उधार लिया गया है। तो उधारी में मुन्ना ज़्यादा बताशे और च्यवनप्राश और तुम मलाई खाओगे तो फिर आगे तो नुकसान है। तो ये वही है। फिलहाल देश काफ़ी उधारी में है, देखते हैं कब तक चलता है। और फिलहाल जो हमारा चाइना के साथ चल रहा है पंगा वंगा दुनिया भर के साथ, हमारा क्या दुनिया के साथ, उसके साथ भी चाइना किस तरह से डील करता है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े, इस टॉपिक को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अच्छा लगा तो हमें बताएं, और आप किस तरह से आगे जानना चाहते हैं वो भी बताएं। मिलते हैं हम अगले किसी इसी तरह के काम के वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।